हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर। कैसे हैं सब लोग। जल्दी से सब लोग आ जाइए, मिलके हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो जल्दी से बताइए कैसे हैं सब। वेलकम स्टूडेंट्स। और बच्चों, एग्जाम्स चल रहे हैं सबके, कैसे एग्जाम्स हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिलेबस सब सब्जेक्ट्स में कंप्लीट हो गया है ना। ओके, तो जल्दी से बताइए कैसे एग्जाम हो रहे हैं। हेलो ऑल, वेलकम स्टूडेंट्स। यस, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है। मैंने डीएड किया है, बीए किया है, बीएड किया है। मुझे 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा सीटेट भी क्वालिफाई है। मैं आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर और अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल जस्ट 9 एंड 10 पर हिंदी पढ़ाती हूँ। ठीक है ना। आज पहले थोड़ी सी बात करना चाहूंगी आपसे आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है ना। तो ये सेशन मतलब दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है, 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है। ठीक है ना। हमने अभी तक जितना भी व्याकरण पढ़ा है आज हम उसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना। जब हम आज उस व्याकरण का रिवीजन कर लेंगे तो नेक्स्ट वीक से हम वो व्याकरण करेंगे जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक व्याकरण हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे ने बेसिक व्याकरण नहीं देखा है वह मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं जस्ट 9 एंड 10 पर, और वहां जाकर वह बेसिक ग्रामर को सीख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आज पूरे व्याकरण का हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। यस, तो जिसने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और जल्दी से इंस्टॉल करने के बाद पहला काम क्या करना है, पहले आपको मेरा नाम लिखना है, दैट इज विशाखा सक्सेना। ठीक है ना। और वहां पर मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर गोल्स को मैनेज करना है। आप सीबीएसई क्लास 9th में है या फिर आप सीबीएसई क्लास 10th में है। ठीक है बच्चों, आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइव क्लासेस होती हैं वहां पर, डाउट सेशंस होते हैं आपके वहां पर। ठीक है ना। वहां पर जो आपका जितना भी आपको सिलेबस कराया जाता है वो पहले से ही प्री प्लान होता है। ठीक है ना। उसके आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, उसके क्विजेस भी होते हैं, उसकी डाउट सेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो पूरा प्लान स्ट्रक्चर कोर्स कराया जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सिर्फ एक ही टीचर का वीडियोस देख सकते हैं। नहीं, आपको जिन टीचर का पसंद आए आप उन टीचर्स की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। और प्लस सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट है, आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको फ्री में क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलेगा। उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी कराई जाती है जो कि आज के टाइम में, आज की शिक्षण व्यवस्था में बहुत जरूरी है। ठीक है ना। देखो, सिर्फ पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि किताबी ज्ञान की किताबी पढ़ो और पढ़ाई पूरी हो गई। नहीं, ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो ज्ञान जो है हमें कैसे प्राप्त होता है, हमारी मतलब एक हमारी क्षमता का विकास करता है, जो क्षमता हमारे अंदर विद्यमान है। ठीक है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। सब्सक्रिप्शन प्लान अलग अलग है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत सही रहेगा जो कि 938 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। ठीक है ना। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पे करेंगे तो आपको 11,250 रुपए देने होंगे, और ये पैसा आप 12 महीने के द्वारा आसान किश्तों में भी दे सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड में भी, यूपीआई के थ्रू भी, वैलेट के थ्रू भी और नेट बैंकिंग के थ्रू भी। ठीक है ना। आपको इतना पैसा देना होगा और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो विशाखा यूबी अप्लाई करें और 10% डिस्काउंट पाएं।
ठीक है ना। हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और आज हम इसका रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने जब ये कराया था हम नहीं कर पाए थे। मैंने जितना भी आपको व्याकरण कराया है, ठीक है ना, बेसिक व्याकरण, तो उसका हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बेटा नेक्स्ट वीक में मैं आपको पद परिचय स्टार्ट कराने वाली हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया आपका कि आज आपकी 23 है ना, तो 24, 25, ठीक है, 26 वाला जो मंडे है उससे लेकर और 30 तक, ठीक है ना, सॉरी 31 तक आपका ग्रामर ही चलेगा। तो वो क्लास अटेंड करना ना भूलें। लाइव मिलूंगी आपको दोपहर में 3 बजे जस्ट 9 and 10 पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। देखो जब भी हम व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं, ये सब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, स्वर्ण, व्यंजन, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। अब जो हम पद परिचय पढ़ेंगे, इसमें संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, आपका क्रिया हो गया, आपका लिंग हो गया, वचन हो गया, इन सब के पे हमारी पकड़ होना अत्यंत आवश्यक है। तो जल्दी से देर ना करते हुए हमने जो जो पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, ताकि अच्छे से आगे जब पद परिचय हम करें तो सब बच्चे को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो हमें पता चला था, हम ये सब कर चुके हैं, सबको याद आ गया होगा। एक पद्यांश है, उसमें विभिन्न विभिन्न शब्दों का सम्मेलन है, ठीक है ना। तो हमें इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और अन्य के नामों को छांटना है। जैसे दिन की बात करें तो दिन क्या है, अन्य में आएगा। अभिनव की बात करें तो अभिनव क्या है, एक व्यक्ति है। माता पिता की बात करें तो माता पिता क्या है, वह भी व्यक्ति है। अस्पताल क्या है, एक स्थान है। दर्द क्या है, वो फील हो रहा है ना। भाव क्या होते हैं, जो चीजें हम फील करते हैं, ठीक है ना। तो दर्द किस में आएगा, भाव में आएगा। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, वो क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के स्थान पर आएगा। शीशी क्या है, कोई वस्तु है ना शीशी, तो वस्तु में आएगी। कान अन्य में आएगा। दवाई, दवाई भी एक वस्तु है, तो वस्तु में आएगी, ठीक है। चैन, सुख चैन वाला चैन, ठीक है, तो क्या है, ये एक भाव है। इसको हम देख थोड़ी सकते हैं, चैन को फील कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, भावात्मक में वो सब चीजें आती हैं भाव में जिनको कि हम फील करते हैं, यही भाववाचक संज्ञा में भी आता है, ठीक है, तो भाव में आएगा। बीमारी, बीमारी भी को मतलब फील की जाती है, ठीक है। कोई बीमारी एक अलग से चीज थोड़ी है, जैसे ये पेन हो गया, ये हाथ हो गया, ऐसे कोई अलग से चीज तो नहीं, तो बीमारी तो फील की जाती है ना, कि इसके सर में दर्द है, इसके चोट लगी है, तो वो भी क्या हो गया, भाव हो गया। घर एक स्थान हो गया। आराम, आराम भी भाव हो गया। तो बेटा जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, आपका बुक का चैप्टर हो, कहानी हो, कविता हो, तो उसमें इन सब शब्दों का जो प्रयोग होता है, कौन कौन से, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और अन्य, इसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो मिलकर इसकी डेफिनेशन को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। गद्यांश में छपे शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नामों की जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार के शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है ना। संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा अर्थात नाम या पहचान, यानी किसी भी चीज का नाम या पहचान। जैसे कि आपको मैंने बहुत बार ये बात बताई है कि संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है ना। नाउन को जब आप डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना, नेमिंग वर्ड है। तो इसी तरीके से संज्ञा क्या है, संज्ञा अर्थात नाम या पहचान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ये सारे के सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अर्थ है पहचान या ज्ञान करवाने वाला, ठीक है ना। कौन है कि जो कि पहचान कराए या
ज्ञान करवाए किसी भी चीज के बारे में, ठीक है ना, किसी भी चीज के बारे में हमें बताए और उसकी चीजों से उस चीज की पहचान हो, यानी नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव विशेष की पहचान करवाता है। अब जैसे मैं हूँ, आप हो, आप मुझे लिखते हो हेलो मैम कैसे हो, है ना, मैम मेरा नाम ये है, तो अगर सिर्फ सबके एक से ही मैसेज आ पाए तो क्या मैं आप सभी को जान पाऊंगी? नहीं जान पाऊंगी ना। मैं आप सभी को कैसे जानती हूँ? आपके नाम से जानती हूँ, ठीक है। तो वही आपकी पहचान है और जो पहचान होती है वही संज्ञा होती है। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को, यानी ऐसे शब्द जो इन सभी के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा जो है वो प्राणीवाचक भी हो सकती है, अप्राणीवाचक भी हो सकती है, गणनीय भी हो सकती है और अगणनीय भी हो सकती है, ठीक है ना। इंग्लिश में आप सिर्फ दो तरीके के नाउन पढ़ते हैं, कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन हिंदी में हम मतलब प्राणी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि क्या उसमें किसी प्राणी की बात की गई है, ठीक है ना, और उसमें क्या प्राणी की बात नहीं की गई है, तो उसको क्या नाम दिया गया है? प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मनुष्य, स्त्री, बूढ़ा, सीता, ये सब क्या है? प्राणी है ना। अब कुर्सी, कार, सागर, पर्वत, अप्राणी, हम कह सकते हैं ये लिविंग थिंग्स है ना, और ये नॉन लिविंग है। क्लियर है? किताब, पेंसिल, बच्चे, जानवर, इनको हम गिन सकते हैं, 2 किताब, 10 किताब, 5 किताब, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 15 जानवर, गिन सकते हैं। अब हवा, पानी, भीड़, गिन सकते हैं क्या इन्हें? तोल सकते हैं? नहीं ना, तो ये अगणनीय है। ये तो मतलब भगवान के द्वारा एक ऐसी, अब जैसे भीड़ है ना, देखो हवा को हम नहीं गिन सकते, ठीक है ना पानी को हम गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब वैसे कर सकते हो, 1 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी, 10 लीटर पानी, 20 लीटर पानी। अगर समुद्र की बात की जाए तो क्या उसका पानी हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, इसलिए वह अगणनीय होगा। भीड़ की बात की जा रही है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, तो हम एक अंदाजे से कहते हैं अच्छा मेला लगाता, हो सकता है कम से कम 5-6 हजार लोग आए रहे होंगे, अंदाजे से ही तो कहा ना, तो ये अगणनीय हुआ। क्लियर हुआ? जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करें, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के भेद की बात आ जाती है। मैंने पहले भी बताया था, संज्ञा के भेदों को बेटा 2 तरीके से लिया गया है, ठीक है ना। एक तो प्राचीन मान्यता के अनुसार, ठीक है ना, प्राचीन मान्यता के अनुसार, और एक लिया गया है बच्चों आधुनिक मान्यता के अनुसार, ठीक है ना, आधुनिक मान्यता के अनुसार। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार जो है 3 तरीके के होते हैं, 5 तरीके के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। लेकिन फिर जितने भी विद्वान थे उनमें मतभेद हुआ, ठीक है ना। फिर वो किस नतीजे पे पहुंचे कि संज्ञा के मुख्य सिर्फ 3 भेद होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं वह सिर्फ 3 है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और उन्होंने कहा कि जो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक है यह जातिवाचक का ही पार्ट है, ठीक है ना, इसी का भाग है। तो अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न आए संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप 5 लिखेंगे। अगर पूछा जाए संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं तो आप 3 लिखेंगे। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आती है। जिन संज्ञा शब्दों से
किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि विशेष के नाम से ज्ञान होता है, ठीक है ना, यानी संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, यानी किसी प्रॉपर इंसान की, हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है, यानी क्या कह रहा है, विशेष के नाम का ज्ञान होता है, ठीक है, विशेष के नाम का ज्ञान होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, ठीक है। मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रतिभा देवी पाटिल जी की बात हो रही है तो प्रॉपर उन्हीं की बात हो रही है ना, यानी मतलब राष्ट्रपति तो बहुत सारे बने, लेकिन उनमें क्या प्रॉपर हुआ, क्या व्यक्तिवाचक की वाली बात हुई, क्या एक इकलौती बात हुई कि वह प्रथम महिला बनी, ठीक है ना। मुंबई शहर, एरावत अत्यंत विशाल और अद्भुत हाथी है, ठीक है, हाथियों की बात नहीं की गई है, एक हाथी की बात की गई है, कौन सा, एरावत, ठीक है ना। नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक, दिशा, दिन, महीने, त्योहार, ये सब भी अलग अलग है ना, कौन सी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सई नदी, सारी नदी की बात, पर्वत को अरावली हिल्स है ना, माउंट एवरेस्ट, ये सारी सब अलग अलग बात हो गई, ठीक है, तो इसको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लेंगे। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, ठीक है ना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, सबके बारे में पता लगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अध्यापक, वकील, डॉक्टर, बारिश, ये सब जो होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर लोगों की बात की होती है, कॉमन लोग की बात करें, अगर मैं बच्चों कहकर संबोधित करूं तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर नाम लूं, राम, श्याम, नेहा, माही, है ना, ये सब अलग अलग नाम लूं तो वो किसके अंदर आएगा, तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा की बात, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा अथवा मन के भाव, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आसान शब्दों में बोला जाए तो वह चीजें, वह भाव जो कि हम देख नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं, वह सब भाववाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे अहिंसा, बुढ़ापा, ईमानदारी, क्या हम किसी की ईमानदारी को देखकर बता सकते हैं, नहीं ना, कुछ ऐसी घटना उसके साथ घटी होगी, उसी के बेस पे हम कह सकते हैं ना कि ये व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है। मित्रता हो गई, लाभ, हानि, चालाकी, हरियाली, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, यानी किसी के भी तोलने संबंधी कोई भी बात होती है, कोई भी द्रव्य की गणना की बात होती है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यानी जैसे फल हो गए, ठीक है ना, और पानी हो गया, सब्जी हो गई, मतलब जितना भी गणना करने वाली बात होगी वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समूहवाचक, अब देखो जातिवाचक और समूहवाचक में कंफ्यूज मत होना। जातिवाचक में क्या होता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है, और इसमें ये पर्टिकुलर कुछ समूह का बोध कराते हैं, ठीक है, समझते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना की टुकड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना आपको, सेना, ठीक है ना। परिवार समूहवाचक है। दल, है ना, कोई भी दल हो सकता है, नेता का दल हो सकता है और विद्यार्थियों का दल हो सकता है। समूह, कोई भी समूह हो सकता है ना। मेला हो गया, पुस्तकालय हो गया, पुस्तक में क्या होता है, बुकों का समूह होता है। टुकड़ी हो गई, ठीक है, कक्षा हो गई, समुदाय, रैली, बाजार, तो ये सभी कोई समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को?
कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे को फॉलो करना है विशाखा सक्सेना नाम से, और वहां पर मुझे डायरेक्ट मैसेज पिंग कर देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा का प्रयोग कभी कभी मतलब क्या होता है कि परिवर्तन भी होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि एक चीज को करने में इसमें बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाते हैं, नहीं, रूल्स होते हैं, लेकिन मैथ जैसे कठिन रूल नहीं होते हैं व्याकरण में, कुछ हेर फेर एक्सेप्शन केस होते हैं, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में और भाववाचक को जातिवाचक के रूप देखने को मिलते हैं। जैसे देवी, देवी की बात करिए तो वे भगवान में जो देवी होती है उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रही है ना, कि देवी होते। लेकिन अगर पर्टिकुलर दुर्गा जी की बात की गई है तो वह कौन सी देवी होंगी, व्यक्तिवाचक होंगी, ठीक। गोस्वामी, गोस्वामी जी जातिवाचक हैं और तुलसीदास जी व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। भीम व्यक्तिवाचक है, ठीक है ना। वीर मतलब भीम मतलब गदाधारी जो भीम थे बहुत ज्यादा बलवान थे, है ना, तो वो तो एक व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति है, लेकिन हम सबको तो भीम नहीं कह सकते ना, उसकी जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे, वीर प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहनावा भाववाचक है, वस्त्र जातिवाचक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही लिंग के आधार पर संज्ञा बदलती है, लड़का खाता है, लड़की खाती है ना, लिंग बदला, लड़का का लड़की हो गया। वचन के आधार पर लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वहां एक लड़का खा रहा था, वहां बहुत सारे लड़के खा रहे हैं, लड़का खाना खाता है, ठीक है ना, तो लड़के ने खाना खाया, तो कारक चिन्ह की बात हो गई, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा में बूढ़ा बुढ़ापा, लड़का लड़कपन, मित्र मित्रता, मनुष्य मनुष्यत्व, ठीक है ना। ये सब एक बार आप जल्दी से इसको रीड करिए। विशेषण की बात, क्रिया की बात बहुत इजी है, बस एक बार हमें क्या करना है ना बच्चों, क्योंकि पद परिचय पढ़ना है तो ये सब कुछ हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, लिंग और उसकी भेद और उसकी विधियां, ठीक है। यस, लिंग से क्या तात्पर्य है, लिंग से तात्पर्य भाषा के एक ऐसे प्रावधानों से है जो वाक्य के कर्ता के स्त्री पुरुष और निर्जीव होने के अनुसार बदल जाता है, ठीक है ना। यानी वाक्य में कर्ता स्त्री है, पुरुष है या वह निर्जीव है, इसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। विश्व की लगभग 1/4 भाषाओं में किसी ना किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था है, ठीक है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हमेशा याद रखना। हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फारसी जैसी भाषाओं में लिंग होता ही नहीं है, उसमें सब एक ही समान प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अंग्रेजी में लिंग सिर्फ सर्वनाम में होता है, प्रोनाउंस में ही लिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। अब उदाहरण में देखते हैं। मोहन पढ़ता है, ठीक है, पर तो पढ़ता है का रूप क्या है, पुल्लिंग है, और अगर इसका स्त्रीलिंग रूप लिखते तो हम क्या लिखते, पढ़ती है, ठीक है। गीता गाती है, यहाँ गाती का रूप क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लिंग कहते किसे हैं, लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। क्या अर्थ होता है उसका, निशान, ठीक है ना। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिंग के भेद, लिंग के वही 3 भेद होते हैं, जल्दी से बताइए कौन कौन से होते हैं, बोलिए मेरे साथ। यस, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। ओके, पुल्लिंग क्या होता है, ठीक, बताएगा कौन, बताएगा मुझे पुल्लिंग क्या होता है। जिन संज्ञा के शब्दों से
पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, ये इधर होगा लड़का, ये लड़की नहीं होगा। ठीक है, आदमी, ये सारे ये जितने भी चीज है सबसे किसी का पता चल रहा है, पुरुष जाति का पता चल रहा है। ठीक है ना, पुरुष जाति का पता चल रहा है, इसलिए वह क्या है, क्या होता है, पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग की पहचान क्या है, जिन शब्दों के पीछे आ होता है, त्व होता है, आ होता है, आव होता है, पा होता है, पन होता है, ना होता है, वह सब प्रत्यय जो होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मन, तन, श्री, राम, मेरे साथ बोलिए, रिपीट करिए, मन, तन, श्री, राम, कृष्ण, स्थित्व, देवता, मोटापा, चढ़ावा, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्वतों के जो भी नाम होते हैं सब पुल्लिंग में ही आते हैं। हिमालय, ठीक है, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलयांचल, माउंट एवरेस्ट। तो यानी हमें पता चला कि जो भी पर्वतों के नाम होते हैं वह सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, देशों के नाम भी, भारत, देखो एक्सेप्शन अलग है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इटली, एक्सेप्शन की बात नहीं, कुछ एक्सेप्शन अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें क्या होती हैं, वह देशों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं। भारत, चीन, ईरान, इराक, रूस, जापान, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महीनों के नाम हो गए, जैसे आषाढ़, श्रवण, कार्तिक, पौष, फाल्गुन, चैत्र, भाद्रपद आदि। ठीक है, रत्नों के नाम हो गए, हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि। ठीक, वृक्षों के नाम हो गए, नीम, पीपल, जामुन, अशोक, आम, देवदार, कंदब आदि। ठीक, आगे बढ़ते हैं, धातुओं के नाम की बात होती है तो सोना, पीतल, लोहा, तांबा। जबकि चांदी, देखो अलग दे रखा है ना, जबकि जब हम चांदी की बात करेंगे तो चांदी क्या है, चांदी स्त्रीलिंग है। ठीक है, अनाज के नाम की बात कर रहे हैं, गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग, जबकि मक्का, ज्वार, अरहर सभी स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम, रवि, चंद्र, सूर्य, ध्रुव, मंगल और शनि। शरीर के नाम, ये भी सब पुल्लिंग है, कौन कौन से, पैर, गला, पेट, मस्तक, हृदय, सिर, हाथ, दांत, बाल, कान आदि। अब वर्णमाला के अक्षर, स्वरों में ई, ऋषि, ए को छोड़कर सभी पुल्लिंग है, यानी आ, उ। ठीक है ना, बाकी सभी ये पुल्लिंग है। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौआ, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। यानी जितने प्राणीवाचक शब्द होंगे हमेशा ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है ना, लिंग बदल के हम इसको मतलब स्त्री जाति का बोध ले सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो आम भाषा में बोलने की बात होती है वह पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं। समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होती है, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, पंचायत आदि। भारी और बेडोल वस्तुएं भी पुल्लिंग होती हैं, जैसे जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा आदि। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग की बात आई तो सभी जानते हैं, मतलब औरतों के लिए जो भी चीज प्रयोग, स्त्री जाति के लिए जो भी चीज प्रयोग होती है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हंसिनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, बंदरिया, कुर्सी, पत्ती, नदी, शाखा, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, बुआ, लक्ष्मी, गंगा, लड़की, औरत, शेरनी, नारी, झोपड़ी, लोमड़ी। स्त्रीलिंग के अपवाद कौन कौन से होते हैं? जनवरी, मई, जुलाई, पृथ्वी, है ना, ये सब जो है ये सब अपवाद है, यानी ये देखने में तो स्त्रीलिंग लगेंगे लेकिन होते ये कौन कौन से शब्द हैं? ये है पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना, देखो आंख, नाक, जीभ ये सब बात ही लगेगा स्त्रीलिंग है, लेकिन हमने पढ़ा था ना कि शरीर के अंगों के नाम सब क्या होते हैं? सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, है ना, इसमें खा होता है, पीछे टा होता है, वट होता है, हट होता है, जैसे कि कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चोक, लाख, देखरेख, ये सब कुछ, इंद्राणी, सजावट, जेठानी, ठकुरानी, देवरानी, राजस्थानी। ठीक है, ये सब पहचान होती है। स्त्रीलिंग प्रत्यय, जब पुरुष शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब प्रत्यय को शब्दों में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं, जैसे ई, बड़ी, भला, भली। ठीक है ना, योगी, योगिनी, कमल, कमलिनी, नी से, मोर में नी जोड़ जाएगा मोरनी, चोर में नी जोड़ जाएगा चोरनी। ठीक, धोबी, धोबिन, तेल, तेली, तो ये सब जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। अब लिपियों के नाम सभी स्त्रीलिंग होंगे, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, शारदा लिपि आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, रावी, चंबल, नील आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, जर्मन, गुजराती, तमिल, मलयालम आदि। ये सभी क्या है, कौन से हैं? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। तिथियों के नाम की बात आती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा। शरीर के अंग की बात आती है तो आंख, नाक, नाभि, पलक, कमर, ये सब। प्राणियों में कोयल, चील, मैना। ठीक है ना। नपुंसकलिंग, निर्जीव वस्तुओं को नपुंसकलिंग की श्रेणियों में रखा गया है, जैसे कुर्सी, किताब आदि। ठीक है ना। जब इन शब्दों का किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद किया जाना जरूरी है। यानी जब भी हम कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें ये भेद होना, पता होना जरूरी है कि क्या ये शब्द स्त्रीलिंग का है या ये शब्द पुल्लिंग का है, क्या ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, क्या ये पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, वचन और उसके भेद। ठीक है, पदों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसको वचन कहते हैं। ठीक है, यानी एक से अधिक की जब रूप परिवर्तन की बात होती है तो वह वचन कहलाता है। पौधे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं, रखता है, तो पौधे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। शेर मांसाहारी नहीं होता है, शेर मांसाहारी नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह के वचन से दो प्रकार हुए, एक वचन और बहुवचन। बाकी उन सबकी संख्याओं का बोध होता है। भाषा विज्ञान में वचन यानी नंबर एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देता है, एक, दो आदि। अधिकांश भाषाओं में दो वचन ही होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन, किंतु संस्कृत में कुछ और भाषाओं में द्विवचन भी होते हैं।
कौन कौन से, ठीक है ना। मतलब बाकी और जैसे संस्कृत में ये आप पढ़ते नहीं हो, धातु रूप पढ़ते हो, शब्द रूप पढ़ते हो, तो पढ़ते हो ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और लिंग भी हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो नपुंसकलिंग भी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शब्द के किस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि, ठीक है। और शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, स्त्रियां, लताएं, बेटे आदि। एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ना, जो मेगा क्विज होने वाला है संडे को, उसमें एग्जाम्पल से ही रिलेटेड प्रश्न मैं देने वाली हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, कैसे जानते हैं। आदर के लिए, जब हम किसी का आदर करते हैं तो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे भीष्म पिता तो ब्रह्मचारी थे, था नहीं लिखा, थे क्योंकि आदर कराए। गुरुजी नहीं, आज नहीं आए, आया नहीं है तो गुरुजी तो एक है ना, लेकिन हम जब उनका आदर की बात कर रही हैं तो क्या कह रहे हैं, आए। शिवाजी सच्चे वीर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी आदर के लिए बड़प्पन दर्शाने के स्थान पर कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है। मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है। हम अब क्या हुआ, अपना बड़प्पन दिखाना। देखो बेटा, जैसे कुछ जगह हो गई, कुछ सिटीज हो गई, लखनऊ और ये सब ईस्ट यूपी में मोस्टली मैं के स्थान पर हम बोला जाता है। वो लोग बड़प्पन दिखाते हैं और एक आदर सम्मान में, तहजीब में बोलते हैं, ठीक है ना। आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, ठीक है। यानी आदर दिखाने के लिए और बड़प्पन दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब ये सब कुछ हो गए। केश, रोम, अश्रु, प्राण, दर्शन, लोक, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होता है। तुम्हारे केश बहुत सुंदर हैं, ठीक है ना, तो क्या बहुवचन में हुआ, है ना। तेरा केश तो नहीं हुआ, तेरा केश बहुत नहीं, तुम्हारे केश हुआ। लोग कहते हैं, लोग कहता है तो नहीं होगा ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बहुवचन के स्थान पर कहीं कहीं एक वचन का भी प्रयोग होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तू एक वचन है मतलब अपने ये मत समझना कि मैं कुछ और बोल रही हूं। तू एक शब्द है ना, एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम, किंतु सभ्य लोग आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के स्थान पर तुम प्रयोग करते हैं। बताया था ना, मित्र तुम कब आओगे, क्या तुमने खाना खा लिया, ठीक। तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब वर्ग, वृंद, दल, प्राणी, इन सब का ये व्यवहार की बात आती है तो इसमें भी यही होता है। सेना दल शत्रु का दमन कर रहा है, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है। सोना बहुमूल्य वस्तु है, मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के भेद पढ़े, लिंग पढ़ा और वचन पढ़ा, ठीक है ना। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, वैसे 5 होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सेम वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमने रस किया है, रस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अच्छा, मुझे ये कोई एग्जाम्पल देकर बताओ कि रस क्या है। जल्दी से मुझे कोई एक एग्जाम्पल बताओ कमेंट करके कि रस क्या है।
यस, शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, यानी कोई भी वो चीज जिससे कि हमें आनंद की अनुभूति हो वही रस होता है। गर्मी में गन्ने के रस हो गया, पिज्जा को देखकर, रसगुल्ले को देखकर कैसा मन में एक अच्छा लगता है ना, नई ड्रेस को देखकर, नई चीजों को देखकर, ये सब रस है। और साहित्य और काव्य की आत्मा है रस, यानी साहित्य और काव्य में रस का प्रयोग नहीं हो तो क्या होगा, वह मतलब निर्जीव लगेगा। जब रसों का प्रयोग होता है तभी वह कहानी और काव्य, जो कहानी और कविता होती है उसमें जान आ जाती है। ठीक है ना, भाषा देखते हैं। कविता कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस के चार, यानी कोई भी चीज, हमने मूवी देखी है ना, उससे जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुए वह सभी क्या है, रस है। ठीक है, किस किस को जो कहानी को पढ़ रहा है, सुन रहा है, नाटक को देख रहा है, वो सब जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अब चार अंग माने गए हैं, कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव कितने होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, मुख्य 9 होते हैं। विभाव पता है, वो रीजन होता है जिस वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब संचारी भाव, जो कि चीजें बार बार आके दिमाग में बदलती जाती हैं, और अनुभाव हमारा रिएक्शन होता है, समझाया था ना। विभाव को रसगुल्ला माना था, रसगुल्ला देख के हमारे मुंह में लार आई तो वो स्थायी भाव हो गया। उसके बाद हमारे मन में प्रश्न आए, अब ये रसगुल्ला मैं कैसे खाऊं, मैं उससे मांग लूं, उससे छीन लूं, खरीद लाऊं। ठीक है ना, उसके बाद उससे हमने दे दिया, हमने रसगुल्ला लिया, मुंह में खा लिया और आंख बंद करके उसका स्वाद लिया, वो क्या हुआ, हमारा रिएक्शन हुआ, हमारा अनुभाव हुआ। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब रस एक ट्रिक होती है उसे याद करने की, कौन कौन सी होती है, करुण, ये ध्यान से बेटा, ये याद हो गया ना, रस खत्म, इतना याद करते ही रस खत्म। ठीक है ना, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शौक हास रति के उत्साह से, है ना, सॉरी, भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। बस ये याद कर लो तो बहुत इजी हो जाएगा किसी भी रस का स्थायी भाव याद करना। एक बात बहुत मुख्य है कि बेटा आपके एग्जाम में आपके लेवल पे 10th में सिर्फ और सिर्फ रसों का स्थायी भाव ही पूछा जाता है। ठीक है ना, विभाव, अविभाव और संचारी भाव से प्रश्न मतलब बहुत ही रेयर आता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। यस, श्रृंगार रस, अब देखो ये रस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 मुख्य हैं और ये 2 पहले श्रृंगार रस का ही पार्ट माना जाता था, लेकिन यह अब अलग माने जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। ठीक है, रति कौन सी रति, प्रेम, प्रेम प्रेमिका के बीच का प्रेम। हास रस, हंसने की भाव। करुण रस, शौक का भाव। रौद्र रस, क्रोध का भाव। वीर रस, उत्साह का भाव। भयानक रस, भय का भाव। विभत्स रस, जुगुप्सा का भाव। अद्भुत रस, आश्चर्य का भाव। शांत रस, निर्वेद का भाव। वात्सल्य रस, स्नेह का भाव। भक्ति रस, देवरति। ठीक है, तो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छे से पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ध्यान से समझ लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब वात्सल्य का जो स्नेह है, इसमें पर्टिकुलर माँ बच्चे के प्रेम की बात, मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स के प्रेम की बात हो रही होती है, वह वात्सल्य रस में की जाती है। ठीक है ना, भक्ति रस की बात करें तो देवरति, देव प्रेम की बात की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जिसको भी इन रसों के स्थायी भाव याद नहीं होते हैं, मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ समझ में आया, आज का सेशन क्लियर है, ओके, यस। तो
तो 4 क्वेश्चन क्विज के करते हैं, ठीक, यस। जिन संज्ञा से अनेक वस्तुओं और प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टाइम खत्म। यस, क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? यस, टाइम अप। ऑप्शन नंबर डी, पानी। विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है विजयदशमी? यस, वेरी गुड। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है ना, एक पर्टिकुलर त्योहार है विजयदशमी, दशहरा, जो कि आपका आने वाला है, ठीक है। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार में क्या होता है? लोग होते हैं, है ना? कितने लोग होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो उन लोगों का क्या होता है? एक, वेरी गुड, समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक, ठीक है। कौन भाववाचक संख्या नहीं है? जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसको हम फील कर सकते हैं वह भाववाचक संज्ञा, जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं वह भाववाचक संज्ञा नहीं होती है। तो कौन सी नहीं है? यस, ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा कहलाती है? क्या कहलाती है? यस, भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी। तात्पर्य है, संज्ञा क्या है? धर्म है, स्वभाव है, नाम है या कर्म है? क्या है संज्ञा? यस, नाम है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, समझाया था। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सभा शब्द में, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सभा शब्द क्या है? यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक है। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है?
यस, ऑप्शन नंबर डी उतराई। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन ध्यान से करना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर आधुनिक कहता तो हम 3 कहते, मुख्य कहता तो हम 3 कहते, वरना 5 होते हैं। संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है, कौन सा इसमें से संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है? यस, वेरी इजी, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाव है ईमानदारी तो ना, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिंग बदलो। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी जेंडर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? यस, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो ये सेशन खत्म होता है। सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लिए, मेरा नाम लिखिए विशाखा सक्सेना, मुझे फॉलो करिए। ठीक है, गोल्स को मैनेज करिए। 9th में या 10th में आप प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत बेनिफिट्स हैं। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, क्विजेज होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है 938 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जो आप इजीली ईएमआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, 11,250 रुपए देने होंगे। अगर मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे विशाखा यूबी तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइए। जस्ट 9 एंड 10 को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरा रेफरल कोड यूज करिए, दैट इज विशाखा यूबी, 10% डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट वीक से लाइव मिलेंगे 3 बजे। ठीक है ना बच्चों, संडे को लाइव आपका मेगा क्विज होगा। गेट रेडी फॉर मेगा क्विज 10th क्लास के बच्चों। 3 बजे मेगा क्विज होने वाला है संडे को, तो रेडी रहना। पूरी हिंदी के ऊपर जितना भी मैं हिंदी के चैप्टर करा चुकी हूँ, चाहे गद्य के हों, चाहे पद्य के हों, चाहे व्याकरण के हों। ठीक है, मिलते हैं संडे को 3 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।